यंग बंगाल मूवमेंट। इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन डैरीजियो। हेनरी विवियन विवियन डैरीजियो। हेनरी विवियन डैरीजियो। राजा राम मोहन राय जी के समय पर हमने एक घटना और बताई थी आपको कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी डेविड हेयर की मदद से या राधाकांत देव की हेल्प से। किस वर्ष में हुई कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना? तो आप कहेंगे कलकत्ता में एक आपका साथी कलकत्ता में एक विद्यालय खुला आपका, जिसको हिंदू कॉलेज कहा गया या हिंदू विद्यालय कहा गया। तो वो 1817 में ओपन हुआ। तो 1817 में जब ओपन हुआ तो उसमें जो जिम्मेदारी मिली थी, ऐसी ही जिम्मेदारी मिली हेनरी विवियन डैरीजियो को। ठीक है। और हेनरी विवियन डैरीजियो, याद रख लेना, अगर हम बात करें आपसे कि कब से कब तक, अगर हम ये बात करें, पहली बात तो इनका जन्म हमको पता होना चाहिए। जन्म, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था इनका 1809 में। 1809 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई 1831 में। क्या बोलेंगे? 1831 में। कितने वर्षों का इनका जीवन रहा कुल? तो आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा छोटा सा जीवन रहा है, कुल 22 वर्ष का जीवन रहा है। जिस अवस्था में अभी बहुत सारे लोग आप में से होंगे, इतना भर जीवन उनका रहा है, 22 वर्ष का। और जब ये 17 वर्ष के थे, तो 17 वर्ष से मतलब है 17 वर्ष की अवस्था में तो कितना हो गया? 1826। तो 1826 में 1826 में कलकत्ता जो विद्यालय था, कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था, कलकत्ता हिंदू कॉलेज में कलकत्ता हिंदू कॉलेज में कलकत्ता हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर प्रोफेसर बने। तो कितनी एज रही इनकी इस समय पर बताएं? 17 वर्ष की अवस्था, कुल 17 वर्ष। देखो, उम्र का मतलब नहीं है दोस्त। कभी आप सोचे कि 17 वर्ष में मतलब कोई व्यक्ति इतना बौद्धिक कैसे हो सकता है? तो हमारे देश में तो आपने प्राचीन परंपरा में देखा होगा, 8 वर्ष का बच्चा यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य बौद्धिक हो जाते हैं, या बहुत कम उम्र में। या हम बात करें इन्हीं की उम्र सीमा से तुलना करें तो जो आपका भगत सिंह जी थे, सरदार भगत सिंह जी, हम सबको पता होना चाहिए 1907 में उनका जन्म हुआ। और 1926 में तो उन्होंने 5 लाख सक्रिय सदस्य जोड़ लिए भारतीय नौजवान सभा से। यानी कि उनकी उम्र कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे 19 वर्ष। तो किसी व्यक्ति के जो विचार हैं वो उम्र के बाध्य नहीं होते हैं कि एक उम्र के बाद में ही व्यक्ति विचारक बनेगा। ये एक उम्र के बाद में ही वह कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ठीक है। उसमें इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि मेरी तो उम्र 25 वर्ष हो जाएगी या 30 वर्ष हो जाएगी तब मैं आपका इन कुतर्कों पर सवाल उठाऊंगा, या जितनी भी आडंबर भरी व्यवस्थाएं हैं इनके खिलाफ मैं जो है सवाल उठाऊंगा इस उम्र के बाद में। उम्र सीमा का कोई लेना देना नहीं है ना? समझ गए ना? तो ये 17 वर्ष की अवस्था में बनते हैं। अब इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया, तो इस यंग बंगाल आंदोलन में उन्होंने किया क्या? देखो, इस यंग बंगाल आंदोलन के लिए सबसे पहले उन्होंने एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम था डिबेटिंग क्लब। हाँ, समझना, तब आप समझ। डिबेटिंग क्लब। और जो डिबेटिंग क्लब उन्होंने बनाया था आपका, सॉरी, एक सेकंड, जो डिबेटिंग क्लब उन्होंने बनाया, ठीक है, डिबेटिंग क्लब। तो डिबेटिंग क्लब में इनके जितने भी स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को इन्होंने कहा कि भाई आप जिन चीजों के बारे में सुनते हैं या जिन भी प्रथाओं को आपने अपना लिया है, क्या कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि वह प्रथाएं समाज में किसी वर्ग का दमन कर रही हैं? जैसे मैं आप सभी छात्रों से पूछना चाहूंगा कि ऐसी प्रथाएं, हम पिछले 2 दिन से इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी प्रथाएं कौन कौन सी थी जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति या बोले कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती हो या किसी एक वर्ग का दमन करती? तो आप देखेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितना समझ पाए या कितना विचार कर सकते हैं। तो आप कहोगे जैसी एक व्यवस्था हमने देखी, विधवा विवाह। ठीक है, उसमें क्या था? विधवाओं की जो स्थिति थी वह बहुत नाजुक थी और समाज में उनको एकदम से कलंक की दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारे साथियों ने कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इन प्रथाओं को अपना रहे हो तो कम से कम इनके बारे में विचार करो। या कुछ भी किसी प्रकार का ढोंग चल रहा है कि आप ये फलाना जो है इस प्रकार का ये कार्य कर लोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इस वर्ष मिलने का तरीका ये है कि आप ये प्रोसेस कर लो और इन व्यक्तियों को उसके बदले में दान दक्षिणा दे दो, तो तुम्हारे सारे रास्ते और काम आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई आप अपने स्टूडेंट्स को, उन्होंने बनाया रेशनल।
स्टूडेंट्स को बनाया उन्होंने रेशनल। रेशनल होने का क्या मतलब होता है? रेशनल का मतलब होता है जो व्यक्ति तर्कपूर्ण हो। तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण का मतलब है कि वो कम से कम तर्क की बातें करे कि हाँ यार, इस व्यवस्था से तो किसी एक वर्ग का इस तरह से दमन होता है, तो इस प्रथा को छोड़ देना चाहिए। या मान के चलो कोई ये कह दे कि भाई बालिकाओं को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, तो आपका क्या मत होगा? समाज ये कहने लगे कि भाई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उनकी शिक्षा को रोक देना चाहिए, ठीक है, जैसा कि होता भी था। तो आप कहेंगे कि भैया वह तो आपका प्रथा खत्म होनी चाहिए, यानी लड़कियों के स्कूल जाने पर जो रोक है, वह जो प्रतिबंध है, वह हटना चाहिए। कि इससे क्या होता है कि हमारा एक वर्ग अशिक्षित रह जाता है। एक वर्ग अशिक्षित रह जाता है तो फिर उससे क्या होता है, और एक अगर पुरुष पुरुष शिक्षित हो जाए और महिला अशिक्षित हो जाए सभी, तो ये तो संतुलन नहीं हुआ और ये तो समानता नहीं हुई, तो ये तो समानता का हनन हुआ। ठीक है, तो जब तीन चीजों के बारे में व्यक्ति विचार करने लग जाए, समानता, समानता यानी कि सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, समान। जमींदार, जैसे मैंने आपको बताया पिछली कक्षाओं में, जमींदार जो होते थे किस तरह से शोषण करते थे, साहूकार किस तरह से शोषण करते थे, तो आप कहेंगे कि यार किसानों की जो हालात थी वो तो देश में बहुत खराब थी। तो किसानों की जब हालात बहुत ज्यादा खराब है तो उनका जो उत्पीड़न है वो रुकना चाहिए। ठीक है, जमींदार उनका अत्याचार उनके साथ में जो करते हैं वो ना करें। फिर बात आती है इसमें स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता यानी कि जैसे महिला महिला आदि हैं आपका, उनके लिए काम किया जाए, सब स्वतंत्र हों, आपका बंधुत्व की भावना हो, फ्रेटर्निटी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, ये जो तीन सिद्धांत है ये किस क्रांति के सिद्धांत है? किस क्रांति में, किस देश में इन तीन चीजों पर बल दिया गया था? और हेनरी विवियन डेरोजियो भी रिवॉल्यूशन से आपका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे, यानी कि वो उससे बहुत प्रभावित थे, तो आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति में हुआ था। यानी कि सभी अगर देश में जो नागरिक हैं वो बंधु की तरह रहें, एक भाईचारे भ्रातृत्व की भावना के साथ में अपना जीवन जिए, और कोई भी व्यक्ति खुद को ऊंचा या नीचा ना समझे। और इस तरह से जब व्यक्ति इन सब चीजों को विचार करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? तार्किक हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने क्या कही थी अपनी इस डिबेटिंग क्लब में? इन्होंने जोड़ दिया था आपका किस एक चीज के बारे में? नॉलेज इज विजडम। नॉलेज इज विजडम, कि आप किसी व्यक्ति की नॉलेज पहले जान लो, तब उसका सत्कार या सम्मान करो या उसकी बातों को आप मानो। नॉलेज इज, यानी कि जो ज्ञान है वही बुद्धिमत्ता को आपकी को बढ़ाता है, और आपको ज्ञान जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। आपको उसके पक्ष विपक्ष के बारे में सोचना चाहिए कि ये प्रथा ठीक है या नहीं है। जैसे हमारे देश में एक प्रथा चलती है, आपने देखा होगा, अक्सर आपने भी सुना होगा, कि माहवारी के दिनों में लड़कियां मंदिर नहीं जा सकती। सुना होगा सब लोगों ने या नहीं? बहुत सारे मंदिरों में रोक लगाई गई। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण क्या था, आप सबको पता होना चाहिए। माहवारी तो समझते होंगे ना आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक महिला के जीवन में आता है, हर एक महिला के में, और हर एक महिला के मतलब 28वें दिन में। तो वो 3-4 दिन आप ये समझिए वो पीड़ादायक दिन होते हैं। हमारी बहनों के साथ में, हमारी जो भी मतलब माताएं हैं, सबने उसको झेला है, हमारी बच्चियां भी उसको। तो वो मतलब बायोलॉजिकली उनके हिस्से में आया। तो वो 4 दिन की जो पीड़ा है, तो उस पीड़ा में कैसी स्थिति है कि भाई उनको आराम करने दिया जाए, कि वो अच्छे से आराम कर सके। तो इसीलिए अब क्या होता है कि जो लोग अपने आप को मतलब डिवोटेड समझते हैं, या ऐसे समझते हैं कि भाई मुझे तो भगवान की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है और मैं पूजा में विलम्ब नहीं कर सकती। तो पहले क्या था कि मंदिर बहुत दूर भी हुआ करते थे, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं था कि भाई आपका तो आदमी अपने घर में बहुत सारे लोग, जैसे धन आ गया है तो स्पेस आ गया है, तो साफ स्वच्छ रख के अपने घर में मंदिर बनवा लेते हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या था कि प्राचीन समय में मंदिर दूर होते थे, गांव में या आपका किसी गांव खेड़े में एक मंदिर होता था, वहां जाते थे। उस स्थिति में क्या है कि उनको लगता था यार भगवान कहीं रुष्ट ना हो जाए, और भगवान रुष्ट ना हो जाए तो वो मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो उनको पीड़ा होगी, उस समय पर दुख होगा, दर्द होगा, उनकी बॉडी में पेन होगा। तो इसीलिए ये बनाया गया कि भाई ये आपको मंदिर नहीं जाना है, ताकि आपको एक पीड़ादायक स्थिति में कहीं भी ना जाना पड़े, और इस स्थिति में सब लोगों का माइंड सेट ये हो जाए ये इनके आराम के दिन हैं, इन दिनों में आराम कर पाए। तो जब आप उस पर विचार करोगे तो आप कहोगे हाँ ये प्रथा ठीक बनाई गई थी। यानी कि वो तो उसके पीछे ये नहीं है कि ईश्वर नाराज हो जाएंगे। कारण क्या है आप सब लिखें? उनको किस चीज से मुक्त करना था? उनको एक आराम की स्थिति में पहुंचाना था कि यहाँ पर संवेदनाएं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय पर मानसिक असंतुलन भी होता है, थोड़ा सा दिमाग चिड़चिड़ा भी होता है। तो उन सब के लिए एक अच्छा माहौल मिले और एक आराम की स्थिति मिले। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को रेशनल बनाया, रेशनल।
और ये क्रांति इन्होंने कहा, अपने स्टूडेंट्स पूरे वर्ग को कहा कि भाई तुम उठ खड़े हो जाओ और सवाल पूछने शुरू करो सिस्टम से, ठीक है। आपके ऊपर कुछ भी अगर दागा जा रहा है या थोपा जा रहा है उसके खिलाफ सवाल खड़े करो। तो जब सवाल लोगों ने खड़े किए तो ये बहुत जल्दी से एक मूवमेंट बना, बहुत जल्दी से युवा लोगों ने इसको बहुत एक्सेप्ट किया कि हाँ बात तो ठीक है यार, तार्किक होने में क्या गलती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जबरन थोपी गई व्यवस्था है कहीं उसमें गड़बड़ी है तो उसको त्याग देंगे। उन्होंने उसको शुरू कर दिया, लेकिन इनकी डेथ हो गई और इनकी डेथ के साथ में ही आंदोलन खत्म हो गया। तो ये आंदोलन जो चला था, आपसे कभी भी पूछे जब ये विश्वविद्यालय में गए थे तो इन्हीं दिनों में शुरुआत हो गई। 17 वर्ष की उम्र के एक लड़के ने क्रांति कर दी थी, क्रांति, ठीक है। तो कभी भी पूछे तो इनके 5 वर्ष, क्योंकि 1831 में इनकी डेथ हो गई। बात क्लियर है? थम्सअप करिए एक बार, एक बार थम्सअप करके मुझे बताइए। कोई दिक्कत? सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या बताएं? समझ में आया ये आंदोलन? आप कहेंगे हाँ जी। इस पर चंद्र क्या सागर, क्या सागर, आज कम का जन्म हुआ जिस वर्ष में 1891, 1891। तो हमेशा जन्म और मृत्यु आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका अन्य नाम, अन्य नाम से पहले इनका वास्तविक नाम जान लो, क्योंकि विद्यासागर तो मैंने बताया कि टाइटल है इनका जो इनको संस्कृत कॉलेज ने दिया था। वास्तविक नाम क्या है? ओरिजिनल नेम था इनका ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। और इनका जो अन्य नाम एक कहा जाता है, अदर नेम वाज, अदर नेम वाज पारंपरिक आधुनिकतावादी, अर्थात ट्रेडिशनल मॉडर्निस्ट इनको कहा गया, ट्रेडिशनल मॉडर्निस्ट इनको कहा गया। तो इनका जो साथी आपका मुख्य कार्य रहा वह क्या रहा? इनका जो उद्देश्य था, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या था इनके जीवन में? मुख्य रूप से वो ऑब्जेक्टिव थे इनके। पहला ऑब्जेक्टिव था संस्कृत शिक्षा पर, ऐसे ही लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे लिखो, संस्कृत शिक्षा पर इनका जो कार्य रहा प्रमुख, संस्कृत शिक्षा पर, अगेंस्ट ब्राह्मण्स मोनोपोली, अगेंस्ट एजुकेशन। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो शिक्षा रही, जो शिक्षा रही वो आपका एक समय तक, अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं आपसे, प्राचीन समय की बात करूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करें बहुत प्राचीन बात, यानी कि अपनी जो वैदिक कालीन बात है, तो उस वैदिक कालीन शिक्षा में मुझे ये बताइए कि क्या सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? आप क्या समझते हैं इसके बारे में, हाँ या ना? क्या महिलाओं को उस समय पर पढ़ने का अधिकार था या नहीं था? प्राचीन वैदिक काल में यदि आप कभी विदुषी महिलाओं के नाम सुनते होंगे तो कई साथियों ने कहा नो, और नो जो कह रहे हैं इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बात का। जितने भी साथी यस कह रहे हैं तो उन्होंने जरूर विदुषी महिलाओं के नाम पढ़े होंगे। जैसे कि बहुत चर्चित नामों में नाम आते हैं, गार्गी का नाम आपने सुना होगा, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी, लोपामुद्रा, अपाला थी, घोषा थी, विश्ववारा थी, आपका सांडिली थी, सांडिली, सुलभा थी, सावित्री थी, देवयानी थी, आपका चित्रलेखा, अनुसुईया, अत्रेय, रति, ना जाने कितनी महिलाएं हुई। जो जितने नाम मैंने लिए इनके बारे में आप रिसर्च करना, जितने नाम मैंने लिए ये सब विदुषी महिलाएं थी प्राचीन समय की, जो आपका मतलब प्रकांड विदुषी, जो आपका शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान रखती थी, आपका तत्वों के बारे में, या आपका अगर हम बात करें मंत्रों आदि के बारे में उनको विशेष ज्ञान प्राप्त थे। और उन्होंने बहुत सारी खुले तौर पर सभाएं की, उस समय के प्राचीन राजाओं से बहुत सारी चर्चाएं की, और खुले रूप से वो मंचों पे भाग लेती थी, प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी, वाद विवाद की जो जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी उन सभी में, डिबेट्स में वो शामिल होती थी। तो यानी कि प्राचीन समय में तो महिला पढ़ती थी हमारे देश में। तो प्राचीन समय में महिला अगर पढ़ती थी तो फिर ऐसा क्या हुआ देश में कि महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगी, और धीरे धीरे आपका उसको एक रूढ़िवादिता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आप कहेंगे कि भैया अगर प्राचीन समय में महिलाएं शिक्षा के लिए एकदम से पात्र थीं तो बीच में कुछ वर्ग आया होगा ना, एक एक वर्ग बीच में पैदा हुआ जिन लोगों ने महिलाओं के ऊपर क्या है,
रोकथाम लगाने का प्रयास किया।